जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए डेली 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। और आज भी हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं। और पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढते हैं, हम ही जानते हैं कहाँ कहाँ से लेके आते हैं आपके लिए हर एग्जाम के लिए जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं उनको। तो देखिए जो आज का आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है, अगुंतर निकाय में निम्नलिखित में से किसकी सूची दी गई है। जो आपका अगुंतर निकाय होता है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है अगुंतर निकाय। और इसमें सूची की बात करता है तो ये 16 महाजनपदों की चर्चा, इसमें कितने 16 महाजनपदों की चर्चा करता है। बात करेंगे अगर 16 महाजनपदों की, तो इसमें सबसे शक्तिशाली था आपका मगध महाजनपद। कौन सा? मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। और सबसे ज्यादा जो महाजनपद थे वो 8 महाजनपद आपके पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में। 8 महाजनपद कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में। 3 पड़ते हैं आपके बिहार में, 3 पड़ते हैं बिहार में। एक आपका दक्षिण भारत में पड़ता है और 2 आपके कहाँ पड़ते हैं? 2 पड़ते हैं भारत से बाहर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना अधिकांश समय किस महाजनपद में बिताया था? तो गौतम बुद्ध जो होते हैं, इन्होंने अपना अधिकांश समय बिताया था मगध महाजनपद में। कहाँ बिताया था? मगध महाजनपद में, जिसमें बोध गया पड़ता है, नालंदा वगैरह वहीं पड़ता है। तो वहां पे इन्होंने अपना सबसे ज्यादा समय बिताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? जो वत्स महाजनपद होती है, इसकी राजधानी होती है कौशाम्बी। क्या राजधानी होती है? कौशाम्बी, जो कि वर्तमान प्रयागराज में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, हर्यंक वंश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर्यंक वंश। तो देखिए जो हर्यंक वंश होता है, इसके संस्थापक होते हैं बिंबिसार। कौन होता है संस्थापक इसका? बिंबिसार होता है हर्यंक वंश का संस्थापक। बहुत ही प्रतापी शासक होता है बिंबिसार। और इसने लगभग 52 वर्षों तक राज्य किया था। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक राज्य किया था। गिरिव्रज को ये अपनी राजधानी बनाता है। किसको? गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाता है। और जिसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम राजगृह है। अगला क्वेश्चन पे आइए। उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? जो उत्तर प्रदेश है, इसमें हमने आपको बता दिया 8 महाजनपद हैं। कितने? 8 महाजनपद हैं। कितने? 8 महाजनपद हैं। काशी, कौशल, वत्स, मल, चेदी, पंचाल इसके प्रमुख जो हैं महाजनपद हैं। अगला क्वेश्चन आइए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु, जिसको हम महापरिनिर्वाण बोलते हैं, किस शासक के शासनकाल में हुई थी? जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है वो होती है अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में। और इनकी मृत्यु के बाद इन अजातशत्रु जो होता है, इसी के समय प्रथम बौद्ध संगीति होती है। कौन सी? प्रथम बौद्ध संगीति होती है। और जो कि कहाँ होती है? राजगृह में। कहाँ होती है? राजगृह में होती है। अगला क्वेश्चन आइए, द्वितीय बौद्ध संगीति इसके काल में हुई थी? जो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, ये होती है काला अशोक के शासनकाल में। किसके? काला अशोक के शासनकाल में होती है द्वितीय बौद्ध संगीति। पहली तो हमने आपको बता दिया किसके काल में होती है। पहली होती है आपके अजातशत्रु। तो पहली हो गई, देखिए पहली हो गई अजातशत्रु। पहली अजातशत्रु। दूसरी कौन? काला अशोक। काला अशोक। और तीसरी किसके समय होती है? अशोक के समय। तीसरी अशोक के समय। तो चौथी बौद्ध संगीति जो होती है वो होती है कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क के समय। कहाँ होती है? पहली होती है आपकी राजगृह में, पहली राजगृह में। दूसरी कहाँ होती है? वैशाली में। दूसरी वैशाली में। तीसरी कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में, जिसको वर्तमान समय में पटना बोलते हैं। और फिर लास्ट आपकी जो होती है चौथी बौद्ध संगीति, वो होती है कुंडलवन में, जो कि कहाँ पड़ता है वर्तमान समय में? जम्मू कश्मीर में, कुंडलवन में। तो ये चारों याद कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत, कई बार एग्जामों में पूछे गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिशुनाग की
प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो शिशुनाग की प्रारंभिक राजधानी होती है वैशाली, जो कि ऑप्शन ए पे दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आइए देखिए। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के संस्थापक थे घनानंद। कौन थे? अंतिम महाजन शासक थे ये घनानंद। और संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद, जो कि बहुत ही प्रतापी शासक था, बहुत ही प्रतापी शासक था। और इसने अपने जीवन काल में बहुत सारे क्षत्रियों का विनाश किया था, बहुत सारे क्षत्रिय जो शासक थे उनका विनाश किया था इसने, महापद्म नंद, जो कि आपका किसका होता है? नंद वंश का संस्थापक। और घनानंद जो होता है ये आपका नंद वंश का अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक होता है, जिसकी हत्या कौन करता है? इनकी हत्या करने वाले का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था उनका नाम था घनानंद। क्या नाम था? घनानंद, जो कि एक घमंडी था। और इसने चाणक्य जो था, चाणक्य का बहुत अपमान किया था। फिर चाणक्य जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य जो उनके चेले होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवाते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करवाते हैं। किसकी? मौर्य वंश की स्थापना करवाते हैं। अगला क्वेश्चन आइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी संविधान के किस भाग में हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वह संविधान के चौथे भाग में आते हैं। किस भाग में? चौथे भाग में आते हैं। और भाग 3 में क्या होता है? भाग 3 में होते हैं मौलिक अधिकार। क्या होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं। भाग 3 में क्या होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं। और भाग 1 में क्या होता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या होता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। और जो भाग 3 आपका है ये 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक होता है। कितने तक होता है? 12 से 35 तक। और आपका भाग 4 में कितना होता है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये आयरलैंड से लिए जाते हैं। कहाँ से? आयरलैंड से लाए गए थे। आइए 13 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? जो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य होता है वो क्या होता है? आदर्श राज्य की स्थापना करना। आदर्श राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों में लागू क्यों नहीं किए जाते हैं? इनको न्यायालयों में लागू नहीं कराया जा सकता है क्योंकि ये गैर न्यायिक होते हैं। क्या होते हैं? गैर न्यायिक होते हैं। अनुच्छेद 37 में बोला गया है, अनुच्छेद 37 में बोला गया है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? जो अनुच्छेद 44 होता है इसका संबंध होता है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता से। गोवा में सबसे पहली बार लागू होती है समान सिविल संहिता, और वो इस समय उत्तराखंड में भी लागू हो चुकी है और बहुत जल्द ही ये हमारे पूरे देश में लागू होने वाली है। अगला क्वेश्चन आइए। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को शांति और सुरक्षा प्रदान करने वाला अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 51 में बात कही गई है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का लास्ट अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व में से नहीं आता है? नीति निर्देशक तत्वों में से नहीं आता है। इनमें से 4 में से एक है जो आपका नहीं आएगा, तो वो कौन सा है? देखिए कौन कौन विकल्प दिए हुए हैं। शिक्षा के अवसरों में समानता, ये नीति निर्देशक तत्व में आता है। ग्राम पंचायत, ये 40 नंबर अनुच्छेद जो कि नीति निर्देशक तत्व में आता है। न्यूनतम जीवन स्तर की सुनिश्चित करना, ये भी उसी में है। धर्म की स्वतंत्रता जो कि आपका दिया है ये मौलिक अधिकार में आता है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक रहता है, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो भी हैं आपके, ये धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए,
किस नीति निर्देशक तत्व में नशाबंदी का उल्लेख किया गया है? तो नशाबंदी का उल्लेख किया जाता है अनुच्छेद 47 में। किसमें? अनुच्छेद 47 में। पर हमारे यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, पाठशालाएं बंद हो रही हैं। पाठशालाएं क्या हो रही हैं? बंद हो रही हैं। और जो ये आपका क्या बोलते हैं, शराब वाले को क्या बोलते हैं? मधुशाला। मधुशालाएं खोली गई हैं, मधुशालाएं खोली जा रही हैं। हम भाई यूपी से रहने वाले हैं और हमारे यूपी में यही चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? जो ग्राम पंचायत की स्थापना के निर्देश की बात कही जाए तो वो कही गई है अनुच्छेद 40 में। किसमें कही गई है? अनुच्छेद 40 में। पंचायती राज होती है, इससे क्या होता है, जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनके मन की बात नहीं होती है, क्योंकि उनका ये इच्छा नहीं होती कि ग्राम पंचायतों का गठन हो। लेकिन जो आपके महात्मा गांधी थी, उनकी बहुत दिली इच्छा थी कि पंचायती राज लागू हो। फिर इन्होंने क्या किया था, संविधान को के अंदर डीपीएसपी के अंदर पंचायती राजों को लाया था। किसके अंदर? डीपीएसपी को। फिर जब इनको संविधान में लागू किया गया तो इसके लिए 73वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा संशोधन होता है? 73वां संविधान संशोधन होता है। और 1959 में पहली बार पंचायती राज लागू होता है। 1959 में पहली बार पंचायती राज लागू होता है। कहाँ से लागू होता है? राजस्थान के नागौर जिला से। राजस्थान के नागौर जिला से। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट पास न होने पर सरकार चलाने के लिए क्या पारित किया जाता है? जब बजट पारित नहीं होता है तो सरकार चलाने के लिए एडवांस में धन निकाला जाता है। उसको हम बोलते हैं लेखानुदान। क्या बोलते हैं उसको? लेखानुदान, जिसकी चर्चा संविधान में 116 अनुच्छेद में है। संविधान के अनुच्छेद 116 में है क्या? लेखानुदान। क्या होता है ये होता है एडवांस में धन निकाला जाता है सरकार चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे वो कौन थे? उनका नाम था आर के षणमुखम शेट्टी। क्या नाम था? आर के षणमुखम शेट्टी था इनका नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो सबसे पहले भारत में बजट प्रस्तुत किया जाता है 1860 में। जेम्स विल्सन के समय जेम्स विल्सन ने पारित किया था। किसने? जेम्स विल्सन ने पारित किया था। और भारत में बजटीय प्रणाली का जनक भी किसको बोलते हैं? तो जेम्स विल्सन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट शब्द संविधान के किस नाम में उल्लेखित है? जो बजट है इसकी चर्चा संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण से दिया गया है। नाम क्या दिया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि अनुच्छेद 112 में आता है। बजट शब्द की चर्चा ये फ्रांस का शब्द है। किसका शब्द है? फ्रांस का शब्द है बजट। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत किया है वो व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। इन्होंने लगभग 10 बार, कितनी बार? 10 बार बजट पारित किया है। 10 बार, जिसमें 8 नियमित तरीके से और 2 बार अंतरिम बजट पारित किया है। तो टोटल कितने हो गए? 10 बार। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास होता है? तो जो बजट प्रस्तुत करने का अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन राष्ट्रपति क्या करवाता है? वित्त मंत्री से बजट पारित करवाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, लेकिन पारित किससे करवाता है? पारित करवाता है वित्त मंत्री से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बजट का टीवी पर प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो भारत में बजट पर जो है आपका टीवी पर प्रसारण होता है 1992 में। सबसे पहली बार कब होता है? 1992 में। अगला क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया था? पहला बजट जो आपका गणतंत्र भारत हो जाता 1950 में, उसके बाद पहला बजट किसने पारित किया था? तो वो पारित करने वाले कौन थे? जॉन मथाई ऑप्शन सी पे दिया हुआ है। और जबकि स्वतंत्र भारत की बात करें तो कौन थे वो? आर के षणमुखम शेट्टी। कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए,
हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। 1576 में कब होता है? 1576 में किसके बीच होता है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और कौन होता है? अकबर की तरफ से कौन लड़ता है? अकबर की तरफ से मान सिंह। अकबर की तरफ से मान सिंह। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा का मंदिर जो होता है ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू में। कहाँ? माउंट आबू में। माउंट आबू में कहाँ पड़ता है? या राजस्थान में पड़ता है। बनवाया किसने था? विमल शाह ने। किसने? विमल शाह ने। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? राजस्थान का जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला होता है, और पुष्कर में एकमात्र किसकी मूर्ति है? पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी की मूर्ति है। किसकी? ब्रह्मा जी की। पूरे विश्व में ब्रह्मा जी की एक ही मंदिर है, वो कौन सा है? पुष्कर में है। और पुष्कर में ब्रह्मा जी की मूर्ति है। और हमसे पूछा है किस जिले में मेला लगता है, तो उस जिले का नाम है अजमेर। क्या नाम है? अजमेर। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से संबंधित है? जो इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। और भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किस नहर से होती है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के किस जिले में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था? तो पहला परमाणु परीक्षण होता है कब? 1974 में होता है। ये कहाँ था? पोखरण में। कहाँ था? पोखरण में। पहला कब होता है? 1974 में। 1974 में क्या नाम था उसका? स्माइलिंग बुद्धा नाम था उसका। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। और उसके बाद फिर कब होता है? शक्ति परीक्षण 1998 में। कौन सा होता है? शक्ति परीक्षण। ये भी आपका कहाँ होता है? पोखरण में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। सांभर झील किस प्रकार की झील है? जो सांभर झील है ये खारी झील होती है। खारी अंतस्थ की बात करें तो सबसे खारी है। कौन सी आपकी? सांभर झील। कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? कई बार एग्जामों में पूछा गया, देख लो अपने आप। झीलों का शहर कहाँ किसको बोलते हैं? उदयपुर को। किसको बोलते हैं? उदयपुर को। कहाँ पड़ता है आपका? ये भी आपका राजस्थान में ही पड़ता है, उदयपुर। झीलों का शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? झीलों का शहर बोलते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात है। और गुजरात में सबसे पश्चिम में कौन पड़ता है? कच्छ जो होता है आपका, कच्छ वही पड़ता है। कच्छ। कच्छ का मरुस्थल। कच्छ का मरुस्थल जहाँ जंगली गधे ज्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सोमनाथ मंदिर को बार बार किस आक्रमणकारी ने लूटा था? तो उस आक्रमणकारी का नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था? महमूद गजनवी, जो कि गजनवी का रहने वाला था। और 1025 में, सन 1025 में अपने 16वें आक्रमण में इसने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से लूट लिया था। पूरी तरीके से लूट लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो नमक अनुसंधान केंद्र है ये आपका भावनगर में है। कहाँ? भावनगर, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील जो कि आपकी ये गुजरात में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। इसका निर्माण करवाने वाले शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे इसके। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य निर्माण करवाने वाले। कई बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन देखिए। रानी की वाव कहाँ स्थित है?
ये भी देखिए कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। रानी की बाव जो थी ये पाटन गुजरात में है। कहाँ? पाटन गुजरात में स्थित है, जो कि विश्व धरोहर में शामिल है। किसमें? विश्व धरोहर यानी यूनेस्को में शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 40 नंबर क्वेश्चन। वियतनाम की मुद्रा क्या है? वियतनाम की मुद्रा का नाम है डोंग। क्या नाम है? डोंग है इसकी मुद्रा। और इसकी राजधानी कौन सी पड़ती है? राजधानी पड़ती है इसकी हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। अगला क्वेश्चन देखिए, मलक्का जल संधि किसको अलग करती है? जो मलक्का जल संधि है ये आपके मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखिए, फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मनीला राजधानी है फिलीपींस की। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है यहाँ। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। और यहाँ क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी कहाँ है? मनीला में ही है। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आ ही गया वही, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमने आपको बता दिया कहाँ स्थित है वो, मनीला फिलीपींस में है। कहाँ? मनीला फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन आइए, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, कौन कौन से? फोबोस फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। डिमोस जो आपका ये उपग्रह है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और बड़े उपग्रह की बात करें तो बड़े उपग्रह आपका बृहस्पति का गैनीमेड है। ये गैनीमेड ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे को सबसे पहले किसने देखा था? तो सबसे पहले देखने वाले हैं आकाशगंगा को गैलीलियो। कौन? गैलीलियो। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय ज्योतिष में नक्षत्र शब्द किससे संबंधित है? तो नक्षत्र शब्द का संबंध है तारामंडल से। तारामंडल से टोटल कितने हैं माने जाते हैं? माने जाते हैं 88 तारामंडल। कितने? 88 तारामंडल। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज करने वाले का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था? कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लुई पास्चर ने क्या खोजा था? लुई पास्चर ने पाश्चीकरण और टीकों की खोज की थी। रेबीज का टीका बहुत महत्वपूर्ण इनका है। क्या है? रेबीज का टीका किसने? लुई पास्चर ने खोजा था। तो आज का लास्ट सवाल था यहीं पे, और हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।